नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उप समिति को सौंपा गया। वित्त नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रॉयल और रेड डिलीशियस सेब का भाव तय किया गया है। ग्राउंड कवरेज के तहत एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट का कवरेज बढ़ाया गया। एक तो मैं आवास विभाग का डिसीजन बताना चाहूँगा, जिसके तहत आपके निम्न जोखिम वाले भवन हैं, जिसमें एकल आवासीय भवन होंगे, छोटे व्यावसायिक भवन होंगे, इसको आप एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए भी सैंक्शन करा सकते हैं, जिससे आपको जो है विकास प्राधिकरण में इसको नक्शा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि वो ऑप्शन भी, वो विकल्प भी आपके पास रहेगा, लेकिन आप स्वप्रमाणित करते हुए इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, सुगम बनाने के लिए किया गया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं, पीएनजी और सीएनजी, इन दोनों पर वैट का प्रतिशत कम किया गया है। 20% से घटा करके 5% किया गया है। ये हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। एक जो संस्कृति विभाग के तहत जो ग्रामीण कलाकार हैं उनको पेंशन दिया जा रहा था, तो 3,000 की धनराशि को बढ़ा करके 6,000 किए गए। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025, ये 2014 की नियमावली थी, अभी 2025 में संशोधन करने की अनुमति माननीय कैबिनेट से प्राप्त हो गई है। इसमें एक तो मुख्य तौर पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की का जो उम्र था, जो पहले 50 था, अभी उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है। दूसरा, जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो अभी विकसित हुए हैं उसके अनुसार, और जो नए एनएमसी के नॉर्म्स आए हैं 16 अगस्त 2023, उसके अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। और जो स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट है जो हल्द्वानी में है, उसमें उसके भी जो पद हैं, डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के पद भी क्रिएट किए गए हैं। तो ये कितने पद? ये 4 पद क्रिएट किए गए हैं स्वामी राम कैंसर नियुक्ति के लिए। तो पहले अगर कोई 50 इयर्स क्रॉस कर लेता था वो प्रोफेसर नहीं बन पाता था या एसोसिएट नहीं बन पाता था, लेकिन अब वो 62 तक भी जो है वो एलिजिबल होगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जहां सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई और 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ ये खास प्रस्ताव हैं और जनता को इससे क्या कुछ लाभ मिल पाएगा? और देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि आज के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और उस कैबिनेट बैठक के दौरान जो है 11 प्रस्ताव आए जिन पर मुहर लगी है। अगर देखा जाए तो वित्त विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, संस्कृति, आवास, औद्योगिक विकास, आयुष्मान, सिंचाई विभाग, इन तमाम विभागों से जो है ये 11 प्रस्ताव आए हैं। नेचुरल गैस पर वैट की दरों की अगर हम बात कर ले तो 20 से घटाकर 5% की गई है। धराली व आसपास के आपदाग्रस्त इलाकों के रॉयल डेलिशियस को लेकर सेब की जो का भाव था 51 किलो और रेड की बात की जाए तो 45 किलो तक तय किया गया है। संस्कृति की बात करें तो कलाकारों और लेखकों को मासिक पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई है। वहीं आवास को लेकर के देखा जाए तो केंद्र के निर्देशानुसार जोखिम वाले भवनों और छोटे व्यवसाय भवनों के नक्शे को प्लान्ड आर्किटेक्ट द्वारा पास कराने की मंजूरी दी गई है। एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट पर कवरेज बढ़ाया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 11 प्रस्तावों को कुल मिलाकर मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल योगेश, और एक उपनल कर्मचारियों का मामला भी काफी लंबे समय से घूम रहा है, इसको मंत्रिमंडल उप समिति को सौंपा गया है। इसमें क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसमें काम किया जाएगा अब आगे? और देखिए, उपनल के कर्मचारियों की बात की जाए तो उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला जो है उप समिति को सौंपा गया है। उप समिति इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। निश्चित तौर पर उप समिति किस तरह से आने वाले वक्त में इसको अपना
पूरा खाका तैयार कर शासन को देती है, शासन को देती है, उसके बाद किस तरह की सरकार पर मोड़ लगाती है वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांकरी में आयोजित केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ विधायक दुर्गेश्वर लाल भी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। हमारे लिए विकास भी जरूरी है, हम विकास को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विरासत भी। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि जो सत्ता मिलने के बाद अपनी विरासत और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, कांग्रेस के राज के समय में राज्य के अंदर लैंड जिहाद बढ़ता रहा, लव जिहाद फैलता रहा और थूक जिहाद खुलेआम चलता रहा, और उस समय की सरकारें मौन बैठी रही। उन्होंने कोई जागरूकता नहीं दिखाई, कोई देवभूमि के देवत्व को बचाने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, हमने मौन नहीं, हमने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम किया है, कानून के राज को स्थापित करने का काम किया है। हमने उत्तराखंड में पहली बार इन सभी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ सीधा, सख्त और निर्णायक प्रहार किया है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड में कोई दंगा करेगा तो बचेगा नहीं, जबरन धर्मांतरण करेगा तो वो छूटेगा नहीं, किसी कीमत पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने से बच नहीं सकता है। हमने सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को चेतावनी नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके नकाब को उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने लैंड जिहाद पर ऐसा हथौड़ा चला है कि नतीजा इतिहास बन गया, और 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन इन लैंड जिहादियों से हमने ब्याज मुक्त करवाया है। जिसके बारे में अभी ये कह रहे थे, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसी चादर चढ़ाकर हमारी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। और जब कांग्रेस के समय में इन जमीनों पर कब्जा कराया जाता था, वही हमारी सरकार के समय में इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, कांग्रेस ने अवैध लोगों को राज्य में बसाने का काम किया, और हम इनको राज्य से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पर इन लोगों ने आज घुसपैठ कर दी है, ऐसी ऐसी जगह पर अवैध कब्जा कर दिया है, जहां इनका कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, हमने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाले 250 से भी ज्यादा अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में 500, 600 ऐसे अवैध जो ढांचे बने हुए थे, उन ढांचों को भी ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने जो साहसिक फैसला लिया, जो कांग्रेस कभी नहीं ले सकी, हमने मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में एक कानून और एक शिक्षा व्यवस्था रहेगी। 1 जुलाई 2026 के बाद जो भी सरकारी पाठ्यक्रम उन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, यानी उन पर ताला लगा दिया जाएगा। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के साथ साथ नकल विरोधी कानून लागू करके युवाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है। हमने लंबे समय से मांग थी, आप सबके बीच में भी जब मैं आता था तो बार बार एक बात होती थी कि यहाँ पता नहीं कहां से लोग आ जा रहे हैं और जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, जमीनों को कब्जा रहे हैं, तमाम जमीनों का लैंड बैंक बना ले रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेशवासियों की मांग पर सख्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। 200 से भी अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का हमने काम किया है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और ये हमारा ये संकल्प अडग है, हमारा ये संकल्प अडिग है और ये हमारा संकल्प अटल है। हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंच जाएगा, हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य नहीं बन जाएगा। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की देखरेख में खेल, शिक्षा और युवा कल्याण विभाग में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के तहत कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश भर में करोड़ों युवा खेलों से जुड़ रहे हैं। सभा के सांसद और हमारे बड़े भाई भी हैं माननीय नरेश बंसल जी, लगातार जो है जो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है उसका लगातार वो यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता करा रहे हैं और आज जिला स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में उन्होंने मुझे भी बुलाया था। यहाँ पे सैकड़ों बच्चों यहाँ पे शामिल हुए हैं और खेलों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में सांसदों को कहा है कि अपने अपने लोकसभा में उनको कार्यक्रम करने हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरे देश में खेलो इंडिया के हो रहे हैं और बच्चे लाखों बच्चे इसमें भाग। व्यापक पैमाने पर पूरे देश के अंदर करोड़ों युवाओं ने सांसद खेल महोत्सवों में भाग लिया है। ये प्रारंभ से ग्रामीण स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर, जिससे ग्रामीण प्रतिभाएं खेलों में रुचि लें और निखर करके आए। हमने देखा है कि जब से मोदी जी आए खेलों को इतना बढ़ावा मिला है कि हमने अभी नेशनल गेम आयोजित किए अपने प्रदेश में, तो 100 से ऊपर मेडल बच्चे जीत करके लाए और कॉमनवेल्थ गेम और होने वाले हैं इंडिया में, तो इन सब में हमारी प्रतिभाएं उभर करके आए। ओलंपिक में भी हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया है, क्योंकि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन माध्यम से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का इस पर बड़ा फोकस है। उनका मानना है कि ये हमारी जो बालक बालिकाएं हैं, ये उभरते हुए बालक बालिकाएं 2047 का विकसित भारत बनाने वाले हैं, इसलिए मजबूत होने चाहिए, हष्ट-पुष्ट होने चाहिए और इनकी कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इनका प्रॉपर विकास होना चाहिए, उसके लिए आयोजित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि सांसद जितने भी हमारे भारत वर्ष के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में ये सांसद खेल प्रतियोगिताएं करवाएं और एक महोत्सव के तहत इसको मनाया गया है और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संबोधित करने वाले हैं पूरे भारतवर्ष को और इसका समापन भी होगा। और इसलिए मैं अपने सांसद माननीय नरेश बंसल जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि पहले भी जब इसकी शुरुआत हुई तो भव्य हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर आए थे और फिर दूसरी जब शुरुआत हुई तो उसमें हमारे माननीय राज्य के मंत्री जी भी आए थे और आज आपने देखा है कि आज इसकी शुरुआत में डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं और एक दिलचस्पी के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जहां जहां बीजेपी सरकार है, चाहे वो पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या फिर प्रदेश सरकार के स्तर पर हो, वहां भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किसी न किसी रूप में स्थायी सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अटल जी के नाम पर नई जन कल्याणकारी योजना की घोषणा भी करेगी, ताकि उनके विचार, सुशासन और राष्ट्र सेवा के आदर्श जन जन तक पहुंच सके। पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे वो पंचायत में है, चाहे वो ब्लॉक में है, चाहे वो जिला पंचायत में है, चाहे वो नगर पालिका में है, नगर निगम में है या प्रदेश की सरकार में है, अटल जी के नाम से कोई ना कोई सड़क, कोई चौराहा, कोई वन, इस प्रकार से अटल जी के नाम पर कोई ना कोई प्रदेश सरकार भी कोई ना कोई योजना अटल जी के नाम पर घोषित करे, ऐसी पार्टी की अपेक्षा भी है।
उत्तरकाशी के सीमांत विकास खंड भटवाड़ी की पहली बैठक में स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय अपने मुद्दे रखे हैं। इस दौरान जंगली जानवरों के हमले, सड़क और पेयजल में हो रही लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि जिले में बैठे अधिकारी फोन उठाने को तैयार तक नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान कहां होगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में नेटवर्क की समस्या भी होती है। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये छुटभैये नेता खुद को राजनीति में जो है चमकाने के लिए या एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। मेरा इनसे भी निवेदन है कि कम से कम उस बेटी के नाम पर, उस बेटी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती होगी, जो दिवंगत हुए, स्वर्गवासी हुए, उसको इतना समय हो गया और आज भी ये उसके नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं, उसका नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उस बेटी का श्राप इन लोगों को लगेगा। कम से कम अब उस बेटी को ये छोड़ दें और न्यायपालिका पर भरोसा रखें। जो न्यायपालिका करेगी वो निश्चित तौर पर जो है अपराधियों को सजा देने का काम न्यायपालिका ने पूर्व में भी किया है और आगे भी करेगी। कांग्रेस बेरोजगार है, कांग्रेस के पास मुद्दे कहाँ बचे हैं। कांग्रेस विकास के नाम पर राजनीति नहीं कर सकती, विकास के मुद्दे पर हमारे सामने नहीं ठहरती, विकास के मुद्दे पर हमसे बात नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार के मुद्दे की ताक में कांग्रेस रहती कि कुछ मिले, लपक लें और उसी पर शुरू हो जाए। तो कांग्रेस को अपनी तीसरी हार का डर सता रहा है। उत्तराखंड में जो है 27 में जो कांग्रेस की हैट्रिक हार की होने वाली है, उसका डर कांग्रेस के जहन में है, वही दिख रहा है। उत्तरकाशी से तस्वीर सामने आई जहां सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश अधिकारी ने दिए हैं। जहां समस्या के समाधान के लिए सीमांत विकास खंड भटवाड़ी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जहां अधिकारी मौजूद रहे और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि और विधायक आमने सामने आए। जहां ये आरोप लगा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, तो समाधान कैसे किया जाएगा। जंगली जानवरों की समस्या भी इसमें एक प्रमुख वजह रही, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और हमारे सभी सम्मानित जो प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत चुनकर आए हैं, उनकी प्रथम बीडीसी की बैठक है, तो उनको बधाई देने भी आया हूं, उनकी समस्या को सुनने भी आया हूं कि लगातार निरंतर सरकार जिस तरह से पंचायतों के साथ और पूरे गंगोत्री विधानसभा के लिए हम विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। आज हमारी तमाम, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नहरों की बात हो, अरबों रुपए की सड़क जो है गंगोत्री विधानसभा में स्वीकृत हुई हैं। तमाम हमारी नाबार्ड से नहरें बन रही हैं। जल मिशन के अंदर जो है जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, जो हमारे तमाम प्रधान क्षेत्र पंचायत इस बीडीसी के माध्यम से यहाँ पे रखते हैं, विभागीय अधिकारियों से हमने ये अनुरोध किया है कि उनको तत्काल निराकरण करें और जो शासन से संबंधित है उनको मैं निराकरण कराने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा एक होता है, क्योंकि ये प्रथम सदन है और जो हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो बात उठाते हैं वो बड़े अधिकारी उसको गंभीरता से लें और उसको जो है निराकरण कराने का प्रयास करें। ब्लॉक भटवाड़ी की प्रथम बीडीसी बैठक है नए सदन के गठन होने के पश्चात, और सभी ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य, विधायक जी, मैं प्रमुख साहब, सभी लोग उपस्थित हैं, विभाग भी उपस्थित हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहता है और हमेशा एक सुधार की भी चांसेस बने रहते हैं, उसमें हम लोग काम भी करते रहते हैं। तो ये जो बैठकें हैं ये बेसिकली वही एक मंच है जहाँ पर व्यक्ति अपने गांव में उसके सामने हर एक विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट, मैं भी जब अभी मैं सुन रहा था, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात थी, उद्यान की थी, समाज कल्याण की बात थी, सूचनाओं का जो आदान प्रदान है मेनली दिक्कत उसकी है। तो सूचना के आदान प्रदान में हमें टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो चाहे मेरे विभागीय स्तर पे हो, अगर इसको हम जितना जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे उतना हमारा काम की गति आगे बढ़ेगी। नमस्कार, आज हमारे यहाँ स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रथम बैठक थी, जिसमें आज हमारे मुख्य जो अतिथि थे वो माननीय विधायक जी थे, जिला अधिकारी महोदय हमारे समक्ष थे और तमाम विभाग के जितने भी अधिकारी थे आज यहाँ पर उपस्थित रहे और जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत सारी समस्याएं अवगत कराई गई। कुछ समस्याओं को हमने त्वरित कार्रवाई की और कुछ समस्याएं अभी हमारे इस सदन के माध्यम से उन पर कार्रवाई होनी है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर सिख गुरुओं पर की गई गलत टिप्पणी से डोईवाला सिख समुदाय के लोगों में आक्रोश है। भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग डोईवाला कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नारेबाजी करते हुए कहा कि शासन प्रशासन ऐसे असामाजिक लोगों पर ठोस कार्रवाई करे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल विंटर कार्निवल में स्टार नाइट के दौरान अराजकता फैल गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पूरी भीड़ स्टेज पर पहुंच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस भीड़ के बीच किसी तरह नैनीताल के डीएम और कमिश्नर कुमाऊं निकल गए। वहीं पर्यटन विभाग समेत तमाम अधिकारी भी खुद मंच पर चढ़ गए। इस दौरान भीड़ ने यहां लगे हीटर और कई कुर्सियां भी तोड़ दी। इस पूरी घटना ने पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक सत्र में इसे लेकर नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास करना है। का मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। स्कूलों में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाकर छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पाठ्यक्रम इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर किसी तरीके का कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े, बल्कि वे इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में ही समझे। सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के साथ साथ निजी स्कूल प्रबंधन भी सकारात्मक पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे छात्रों के बौद्धिक स्तर के साथ साथ संस्कारों का भी विकास होगा। गीता का पाठ छात्रों को सही गलत का भेद सिखाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। देखो, इससे हमारी जो विद्या भारती के द्वारा जो जितने भी संचालित हैं, देश भर में हजारों विद्यालय हैं, तो हमारे यहाँ तो ये गीता के श्लोक अपने वंदना सत्र में पहले से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो हमारा एक अनिवार्य पाठ्यक्रम बना है। लेकिन विद्या मंदिरों में के अलावा और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, तो ये एक सरकार का बड़ा सराहनीय प्रयास है। इससे अपनी भारतीय संस्कृति का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो अपना नैतिकता और संस्कार पक्ष है वो मजबूत होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से चल रहा है। हम तो इसको और सार्थक प्रयास मान करके और अच्छी गति इसको प्रदान करेंगे, ताकि बच्चों में एक संस्कार पक्ष मजबूत हो, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत अनिवार्य है। तो और गीता के माध्यम से तो बच्चों के अंदर एकाग्रता और अपनी कर्तव्य की जो प्रेरणा है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा। और हम तो इसको पहले से ही करते आ रहे हैं और अधिक अच्छी प्रक्रिया में इसको करेंगे। उधर सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ कदम बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शुरू की गई पहलें अक्सर देश के लिए मिसाल बनती हैं। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से जो अच्छी शुरुआत होती है उसे देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, उसी तरह गीता पाठ का ये निर्णय भी सराहा जाएगा। इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा। गीता है, रामचरितमानस है, रामायण है, कि हमको शिक्षा देते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो स्थिति देश व समाज प्रदेश की हो रही है, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहूँगा कि यही सही, हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। 4 धाम यहाँ पर हैं, हेमकुंड साहब यहाँ पर हैं।
आज इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और मुझे पूरा भरोसा है निश्चित भी अन्य प्रदेश इसको फॉलो करेंगे। आपने देखा हमने यूसीसी लागू की और आज अन्य प्रदेश भी उसकी ओर जा रहे हैं। हमने नकल कानून बनाया, लोग अन्य प्रदेश भी उसकी ओर जा रहे हैं। तो निश्चित ही आज जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड ने की है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, अभिनंदन किया जाए, कम है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का ये कदम शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले सत्र में ये पहल छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण में किस तरह का सकारात्मक बदलाव लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्निबल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।